आज हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को हिंदी में बोलते हैं घर्षण। आप फोर्स भी लिख सकते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल। वह बल जो किसी भी मूवमेंट का, किसी भी गति का विरोध करता है उसे हम फ्रिक्शन बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं घर्षण बल। ठीक है, मान के चलिए जैसे कि ये आपका कोई बॉडी है जिसका मास है m। ये m मास की बॉडी है जिसे कि क्षैतिज अवस्था में हॉरिजॉन्टल लेवल पे इसे रखा गया है। अगर इसका वेट हम माने W इक्वल टू m इंटू जी, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार ईच एंड इक्वल देयर इज अ रिएक्शन फोर्स। मतलब कि हर एक फोर्स के बराबर और विपरीत दिशा में एक फोर्स कार्य करता है जिसे हम रिएक्शन फोर्स कहते हैं। तो इस प्रकार से फ्रिक्शन इज अ रिएक्शन फोर्स। मान के चलिए ये आपका एक्सटर्नल फोर्स है कैपिटल F, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स कार्य करता है जिसे हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर बॉडी आपकी मूव नहीं कर रही है, बॉडी मूवमेंट में नहीं है, तो इस प्रकार से जो फ्रिक्शन होता है उसे हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। जब बॉडी मूवमेंट नहीं करती है तब एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट लगे हुए फोर्स को हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। एक वर्ड हमने बोला कि ये एक रिएक्टिव फोर्स होता है, रिएक्टिव फोर्स। इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टिव फोर्स कभी भी अपने आप में एग्जिस्ट नहीं करता है जब तक कि एक एक्टिव फोर्स कार्य ना कर रहा हो। सर एक बार देख लीजिए, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मतलब है कि रिएक्टिव फोर्स के लिए एक एक्टिव फोर्स की आवश्यकता होती है। क्लियर है? तो एक्टिव फोर्स होता है एक्सटर्नल फोर्स और जो रिएक्टिव फोर्स है वह फ्रिक्शनल फोर्स होता है। यह स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में, स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में एक बात ध्यान दीजिएगा, W इक्वल टू mg है तो एक R कार्य करेगा जो उसके इक्वल होगा और अपोजिट डायरेक्शन में होगा। फिर से हम आते हैं अपने टॉपिक पे। जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होता है। अगर हम इसे थोड़ा सा समझें तो अगर एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू को हम बढ़ाते रहें, इंक्रीज करते रहें, तो जो स्टैटिक फ्रिक्शनल है वह भी आपका बढ़ता रहेगा। मतलब कि जैसे जैसे एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू को हम बढ़ाते हैं उसी तरह से आपका स्टैटिक फोर्स की वैल्यू बढ़ता जाता है। उसी प्रकार से स्टैटिक फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाती है। फ्रिक्शन के इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। मतलब है जैसे आपने फोर्स बढ़ाया उसी हिसाब से फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ता जाता है। अगर इसका एक हम ग्राफ बनाए, सॉरी, अगर हम एक ग्राफ बनाए, सर ये मार्कर नहीं क्या कर रहा है? ठीक है, ठीक है। अगर हम एक ग्राफ, अगर हम एक ग्राफ बनाए एक्सटर्नल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स के रिस्पेक्ट में, ये कुछ इस प्रकार से जाएगा। मान के चलिए ए पॉइंट है, ये ओ है, ये एक्स है एंड वाई। आप इसकी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। मतलब कि जैसे जैसे आपने फोर्स बढ़ाया फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ा। एक टाइम पे ऐसा होगा जबकि ये जस्ट टू मूव होगा, जबकि आपकी बॉडी मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगी।
इसी कंडीशन को हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब कोई आपसे पूछे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो आप कह सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, और वह वैल्यू कौन सी होती है, जब आपकी बॉडी जस्ट मूव करना स्टार्ट करती है या स्टार्ट करने वाली होती है, उसी को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। अब जब आपकी बॉडी स्टार्ट कर दी मूवमेंट करना, तो फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा कम हो जाती है, कम होके फिर ये इस लेवल पे चलने जा लगती है। इस कंडीशन में जो फ्रिक्शन कार्य करता है उसे हम डायनेमिक फ्रिक्शन बोलते हैं। इस स्थिति में जो फ्रिक्शन कार्य करता है उसे हम डायनेमिक फ्रिक्शन बोलते हैं। आप इसे काइनेमेटिक फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं। एक चीज आपने ध्यान दिया होगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन आपका लगभग यहां तक था, फिर आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन आया, और जब बॉडी मूवमेंट करने लगती है तो फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ चीजें हम देखते हैं। पहली चीज तो ये समझिए, यहाँ से अभी तक हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि फ्रिक्शन आपका 3 प्रकार का होता है। अगर हम बोले टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, तो आप बहुत ही आराम से बोल सकते हैं कि देयर इज 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। जो सबसे पहले कार्य करता है उसे बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बढ़ाने के साथ साथ बढ़ता जाता है। एक्सटर्नल फोर्स जैसे आपने बढ़ाया, स्टैटिक फ्रिक्शन भी आपका इंक्रीज करता जाता है। इसकी जो मैक्सिमम अवस्था होती है, मैक्सिमम लेवल, उसी को बोलते हैं हम लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज नथिंग बट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इन दोनों फ्रिक्शन में एक और समानता होती है, देयर इज अ सिमिलरिटी बिटवीन दीज टू फ्रिक्शंस, और वो ये है कि इन दोनों ही स्थितियों में बॉडी आपकी मूव नहीं करती है। बॉडी डज नॉट। इस प्रकार से स्टैटिक फ्रिक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन में एक जो सिमिलरिटी है वो ये है कि बॉडी आपकी मूवमेंट नहीं करती है। तीसरा जो आपका होता है उसे हम बोलते हैं डायनेमिक फ्रिक्शन। इस केस में आपकी बॉडी मूवमेंट करना स्टार्ट कर देती है। डायनेमिक फ्रिक्शन वह अवस्था है जब बॉडी आपकी स्टार्ट कर देती है मूवमेंट करना। कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, क्या इसमें फ्रिक्शन खत्म हो गया? नहीं, फ्रिक्शन डायनेमिक फ्रिक्शन में भी खत्म नहीं होता है, बस इसकी वैल्यू थोड़ा सा कम हो जाती है। ये बात अलग है कि जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाते हैं, जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाते जाएंगे, डायनेमिक फ्रिक्शन की वैल्यू कम होती जाएगी। यह बात सच है कि जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाएंगे, डायनेमिक फ्रिक्शन की वैल्यू कम होती जाएगी, लेकिन किसी भी स्थिति में इसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती है। एट एनी कंडीशन देयर इज नो द वैल्यू ऑफ 0 विल नॉट बी इक्वल टू 0। वो अलग कंडीशन है कि आप किसी अदर ग्राफ पे चले जाए या कहीं चले जाओ, वो दैट इज अनदर केस, बट सामान्य अवस्था में जो हम पढ़ते हैं वो यही पढ़ते हैं। एक बात आपको और बताना चाहते हैं कि जब एग्जाम्स होता है तो कभी कभी उसमें वर्ड्स के चेंज होने पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन सॉलिड फ्रिक्शन, एक्सप्लेन सॉलिड फ्रिक्शन। इस प्रश्न में कई बच्चे कंफ्यूज हो गए, जबकि वास्तविकता यह है दिस इज द अनदर नेम ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन को ही हम सॉलिड फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से अभी तक हमने आपको यह बताया कि फ्रिक्शन के 3
टाइप होते हैं, जिनमें से 2 टाइप में बॉडी मूव नहीं करती है, तीसरे टाइप में बॉडी मूव करती है जिसमें फ्रिक्शन की वैल्यू सबसे कम होती है। स्टैटिक फ्रिक्शन को ही हम सॉलिड फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। आई होप आपको यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद एक किसी में नया टर्म आता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसे हम म्यू के नाम से जानते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में इसकी वैल्यू Fs इज इक्वल टू म्यू एस इंटू आर होता है। ये आप कह सकते हैं सर, ये हाँ म्यू एस इज इक्वल टू एफ एस अपॉन आर। तो जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इन द केस ऑफ स्टैटिक, ये एफ एस अपॉन आर होगा। इसकी वैल्यू ये यूनिट लेस होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन आपका यूनिट लेस होता है। ठीक है, कैसे यूनिट लेस हुआ ये भी देखिए। फोर्स है, मान के चलिए इसकी यूनिट एन हुई, ये आर है रिएक्शन फोर्स, इसकी भी वैल्यू एन हुई। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और न्यूट्रल कर देंगे एक दूसरे को। ठीक है, इसीलिए ये यूनिट लेस होता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपका है काइनेमेटिक फ्रिक्शन। काइनेमेटिक फ्रिक्शन के केस में एफ के विल बी इक्वल टू म्यू के इंटू आर, या म्यू के विल बी इक्वल टू एफ के अपॉन। इस प्रकार से आप काइनेमेटिक फ्रिक्शन को निकाल सकते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दोनों के लिए अलग अलग होता है। अब एक चीज और समझिए कि जो घर्षण होता है या फ्रिक्शन होता है वो तो कुछ और चीजों पे भी डिपेंड करता है। जो फ्रिक्शन है कि फ्रिक्शन कम होगा या ज्यादा होगा, ये कैसे निर्भर करेगा? ये निर्भर करता है कि आपने एक्सटर्नल फोर्स कितना अप्लाई किया है। अगर एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू आप इंक्रीज करेंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी। फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी, माफ कीजिएगा, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कम होगी। फोर्स के बढ़ाने पे फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कम होती है। इसको ऐसे समझिए, जब आप बाइक की स्पीड बढ़ती जाती है, बाइक की स्पीड आपने बढ़ाई तो धीरे धीरे एफ की वैल्यू काफी ज्यादा कम होती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी। ठीक है, सेकेंड चीज ये है कि आपका मटेरियल कैसा है। आपको पता है कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा दो रिलेटिव प्रॉपर्टी है। फ्रिक्शन इज अ रिलेटिव प्रॉपर्टी, किन्हीं दो मटेरियल्स पे डिपेंड करता है। जैसे अगर आपकी बाइक है, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ बाइक, इसका मटेरियल कुछ अलग होगा, आपकी सड़क है, इसका मटेरियल कुछ अलग होगा। तो ये मटेरियल पे भी काफी ज्यादा निर्भर करता है फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू के। ओके, इस प्रकार से आप देखिए कि फ्रिक्शन किस किस चीजों पे डिपेंड करता है। फोर्स पे, फोर्स बढ़ेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स घटेगा। मटेरियल्स पे भी निर्भर करता है कि किस प्रकार का मटेरियल है। अगर उसमें रफनेस ज्यादा है, अगर आपका जो सरफेस है उस पर रफनेस ज्यादा है तो वहां पे फ्रिक्शन की वैल्यू कम होगी, और अगर रफनेस कम है तो फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा होगी। यही वजह है कि हम चिकनी सड़क पे फिसल जाते हैं। क्लियर है? तो टाइप ऑफ फ्रिक्शन भी हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका, अगर हम एडवांटेजेस की बात करें, तो एडवांटेजेस में आपका है विदाउट फ्रिक्शन वी कांट मूव। फ्रिक्शन के बिना चलना संभव नहीं होता। यहां तक कि ब्लैक बोर्ड पे भी लिखना विदाउट फ्रिक्शन इज नॉट पॉसिबल। वी
कैन नॉट राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड। इस प्रकार से हमने देखा कि फ्रिक्शनल फोर्स हमारी डेली लाइफ के लिए काफी ज्यादा आवश्यक है। और भी कई तरह के फ्रिक्शनल फोर्स की आवश्यकता होती है। आपकी बाइक नहीं चला सकते, आप बाइक सड़क पे नहीं चला सकते हैं। बाइक में ब्रेक भी आप नहीं लगा सकते हैं। भी अप्लाई आप नहीं कर सकते हैं। अगर फिक्शनल नहीं है तो वहां पे ब्रेक लगाने पे आपकी बाइक फिसल जाएगी। यही वजह है कि जो बर्फीले एरियाज है वहां पे काफी ज्यादा एक्सीडेंट होते रहते हैं। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें, डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन की वजह से बॉडी को मूवमेंट कराने में काफी ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ती है। फोर्स आपका आता है फ्यूल से। इस प्रकार से फ्यूल ज्यादा कंज्यूम होता है। इस प्रकार से लॉस ऑफ एनर्जी काफी ज्यादा होता है। इसी प्रकार से एक दो और डिसएडवांटेजेस हैं फ्रिक्शन के, जैसे जो बाइक या किसी भी ऑटोमोबाइल्स में जो वियर्स एंड टीयर्स होते हैं वो फ्रिक्शन की फोर्स की वजह से काफी ज्यादा होते हैं। ये कुछ डिसएडवांटेजेस थे। एक क्वेश्चन हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए इस पे कोई क्वेश्चन आता है, मान के चलिए कोई इंक्लाइंड प्लेन है हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे, इसमें कोई बॉडी है। ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए फाइंड द कोफिशिएंट अप्लाइड ऑन दिस बॉडी, मान के चलिए इसमें जो फोर्स है कैपिटल एफ, कुछ ऐसा लग रहा है ये एक्सटर्नल फोर्स है, तो इसमें जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो एफ यहाँ पे लगेगा। ओके, अगर मूवमेंट नहीं करा है तो एफ एल बी इक्वल टू एफ। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपसे पूछा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। यहां पे tan थीटा की वैल्यू है tan 30, तो म्यू विल बी इक्वल टू 1/√3। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। इस बार देखिए आया क्या।